हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कुछ बच्चे बदमाशी करने के लिए पहले से तैयार हैं भाई। हमको लग रहा है तैयारी चल रही है। चलिए, तो जो भी हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, पहले एक थोड़ा सा शायरी आपके लिए लाए हैं, पहले वो भी सुना दें आपको। ये पंख आसमान तक उड़ान भर सकते हैं, ये पंख आसमान तक उड़ान भर सकते हैं, कभी गहरे समुद्र में भी उतर सकते हैं, कभी गहरे समुद्र में भी उतर सकते हैं। समझो ना हवाओं के सहारे तुम इनको, हवा के बिना भी प्रवास कर सकते हैं। चलिए बाबू जी, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th। तो ये बदमाशी इसी को कहते हैं कि हमको लग रहा था कि तैयारी बदमाशी की चल रही है। तो हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 नंबर है, जिनका नाम है परमाणु, अणु और आयन, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या तो इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, एक या तीसरा वीडियो दिए थे, चौथा वीडियो आज है हमारा, जिनमें हमने परमाणु के बारे में, पंखा चलाओ थोड़ा सा, इधर वाला दोनों पंखा चलाओ। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, परमाणु के बारे में, कि परमाणु किसे कहते हैं, आयन क्या है, अणु क्या है, ये सब की चर्चा बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर लिए थे, नहीं कर लिए थे। अगर आप वो नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, तो पहले हमारी चैनल पर जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो है, आप उसको देखिए, ठीक है ना। ऐसे प्लेलिस्ट में भी है, आप सर्च करेंगे ऑलवेज न्यू का, फिर ऑलवेज न्यू 142 चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा कि क्लास 9th केमिस्ट्री का, तो आपको सब वीडियो आ जाएगी। और सभी वीडियो में ऊपर में थंबनेल देख करके आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये सब तो समझ ही रहे होंगे, सब बच्चे समझ रहे हैं, तो हमको क्या कहना है, आप देख सकते हैं। अब अगर देख लिए हैं तो अब ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर पर। क्या पढ़ना है आज हमको? हाँ, आ गए हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग सूत्र के बारे में। देखिए सूत्र क्या है भाई, तो देखिए कोई तत्व जब आप लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन तो H लिख देते हैं, ऑक्सीजन तो O लिख देते हैं। नहीं, ऐसे कुल करके हमने 20 तक देखा था कि हाइड्रोजन का H हुआ, हीलियम का H हुआ, लिथियम का, नहीं ऐसे करके। तो वो सूत्र जो लिख दिए, साथ ही साथ तो उसको संकेत हम लोग कहें। अब यौगिक बनाते हैं, जैसे आप चीनी बनाते हैं, तो चीनी में लिखते हैं CHO, C12H22O11, नहीं बनाते हैं। जैसे नमक लिखते हैं, तो नमक का लिखते हैं NaCl, नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो आप संकेत में लिखते हैं ना, यही तो सूत्र है भाई। यही जो लिखते हैं वो क्या है भाई, सूत्र है। वही कह रहा है, रसायन में किसी यौगिक को निरूपण हमेशा उसके अणु द्वारा किया जाता है, यानी ये Na और Cl, अणु को उसमें उपस्थित परमाणुओं के संकेत की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे सूत्र कहते हैं। देखिए अणु को लिखने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो ये संकेत जो लिखते हैं यही उसका सूत्र है। जैसे नमक का था NaCl, चीनी था C12H22O11, इसी तरह से जल है तो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग सूत्र लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो अब समझ गए कि कोई भी यौगिक है, और उस यौगिक को देखिए, किसी यौगिक को लिखने के लिए, निरूपण का मतलब होता है उसको व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए हम अणु के द्वारा करते हैं, और अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो संकेत होता है उस साथ साथ में दर्शाते चलते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। अब चलिए, सूत्र जो हम लोग लिखते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 है। एक है सरल सूत्र और एक है अनुसूत्र। कितने प्रकार के सूत्र? 2। कौन कौन? और एक अनुसूत्र। देखिए नटंकी का खेला तो हमको भी आता है, खिला करके दिखावे क्या? पढ़ाई पर ध्यान नहीं यार, पढ़ लो, अच्छा काम करेगा जिंदगी में। चलिए, तो सरल या मूलानुपाती सूत्र क्या भाई, समझिएगा, किसी यौगिक का हुआ सूत्र जो उसमें, सॉरी इसमें गलती लिखा गया, उस यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं सरल सूत्र या अनुसूत्र। जैसे देखिए, अभी आप चीनी लिखे थे ना भाई, चीनी, तो C12 होता है, H22 होता है, O11 है। तो ये पूरा लिखे तो ये हमारा सरल सूत्र नहीं हुआ, सीधे कर देंगे कि CHO, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यानी कोई पूछे चीनी किसका बना है, तो 3 चीज का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सरल हुआ, ये सीधा बात कर दिए तो सरल हुआ। लेकिन अगर वही पूरा कर देंगे तब दूसरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर कोई पूछे ए भैया ए
जल किसका बना हुआ है, तो बोल देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनल है, तो ये हुआ सरल सूत्र। अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख देंगे कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। नहीं, तो ऐसे अगर हम कह दिए तो ये हुआ सरल सूत्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गई बात कि सरल सूत्र में कोई यौगिक है, तो यौगिक में किस किस चीज से वो बना हुआ है, ओकरे नाम खाली दर्शा दिए, संकेत दर्शा दिए, तो हो गया हमारा सरल सूत्र। नहीं हो समझ में आ गई बात? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए बजे, तो ये तो समझ गए आप लोग कि सरल सूत्र क्या है, कि कोई यौगिक है, यौगिक में कौन कौन चीज मिलल है, और संकेत लिख दिए तो हो गया सरल सूत्र। जैसे अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, अणुसूत्र क्या है। तो अणुसूत्र का मतलब हुआ, देखिए अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र। उसको बंद करेंगे, थोड़ा सा कॉपी बंद करिए। किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उस यौगिक को अणुसूत्र कहते हैं। नहीं, जैसे देखिए एगो बेंजीन है, तो बेंजीन में कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो। इसको सरल सूत्र में तो हम लोग CH लिख देते हैं, तो काम चल जाता है सरल सूत्र में। लेकिन जब अणुसूत्र लिखना होगा तो इसी चीज को अनुपात में हम लिख सकते हैं, 1:1। इसी तरह से देखिए एसिटिक अम्ल है, तो C2H4O4। इसका अगर अणुसूत्र हम लिखें, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, 2। अणुसूत्र में लिखेंगे तो 1:2:1 लिख देंगे। नहीं, जैसे अभी जल है, तो जल में क्या क्या रहता है बोलो, H 2 गो रहता है, O 1 गो, यानी कि इसका अनुपात हुआ 2:, क्या। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है, CO2, तो C कै गो, ऑक्सीजन कै गो, तो 1:। तो यही जो अनुपात में आप लिख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अणुसूत्र। अब समझ में आ गई बात? तो सूत्र समझ गए कि कोई यौगिक है, यौगिक में उपस्थित जो परमाणु है, परमाणु को अगर हम लोग सूत्र में लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सूत्र कहते हैं। ठीक है, संकेत में लिख दिए तो क्या हो गया, वो हमारा सूत्र। सूत्र 2 प्रकार के हो गए, एक सरल सूत्र और एक अणुसूत्र। तो सरल सूत्र में सीधे उपस्थित के तत्व का नाम दे दिए, परमाणु का नाम दे दिए, तो हो गया सरल सूत्र। और अगर उसी यौगिक परमाणु जो भी हैं उसके अनुपात में लिख दिए तो वो हो गया हमारा, ठीक है ना, अणुसूत्र हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी ये अणुसूत्र जो आप लिखते हैं, इसमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए कोई काम करते हैं तो उसका कुछ नियम कानून कायदा होती है, कि उस कानून के हिसाब से हमको चलना होता है, नियम के हिसाब से चलना होता है। अगर नियम के हिसाब से नहीं चलिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए कुछ नियम होना बहुत जरूरी है। तो क्या नियम होना जरूरी भाई? तो इसी तरह से अणुसूत्र लिखने के लिए हमारा एक नियम है। पहला, किसी यौगिक का अणुसूत्र लिखते समय सर्वप्रथम उसके अवयवी तत्व के संकेत को अलग अलग लिखते हैं। उनमें जो अधिक धात्विक गुण वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, आज जो कम वाला होगा बाद में लिखेंगे। नहीं समझे? जैसे देखिए अभी चीनी लिखिए, तो चीनी में क्या क्या रहता है बोलो पहले? एगो कार्बन रहता है, एगो हाइड्रोजन रहता है, एगो ऑक्सीजन रहता है। तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, C22O11 C12। ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, O11H22 C12। नहीं, ऐसे भी लिखा सकता है O11C12H22, लाइन से नहीं लिख सकते थे। लेकिन किसी ने भी लिखा है कि नहीं सर ऐसे, ये सब गलत है, आप चीनी को लिखिए C12H22O11। ये काहे ऐसे लिखा? ये लाइन से काहे नहीं लिख दिया, 11 12 22 कर देता, O11 कर देता, कार्बन 12 कर देता, H22 कर देता, ऐसे लिखना चाहिए। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन वो कहता है अणुसूत्र लिखने के समय में कि इसमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो कार्बन सबसे ज्यादा है, ओकरा पहले रखो। तब कौन ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, तो उसका बाद में रखो। और ओकर बाद कौन है, ऑक्सीजन है, तो ओकर बाद ओकरा रखो। अब समझ में आ गई बात? तो अणुसूत्र लिखते समय सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, ओरा लिख लेंगे अलग अलग। अब उसमें से छांटेंगे कौन ज्यादा क्रियाशील है, ओरा पहले रखेंगे। जब उसके बाद कौन है उसको बाद में रखेंगे, उसके बाद कौन है तो उसको रखेंगे, लाइन से ज्यादा क्रियाशील वाला को पहले और कम क्रियाशील वाला को बाद में। इतना हो गया।
चलिए अब आगे दूसरा नंबर क्या नियम है, तो किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या उसके संकेत के नीचे लिखना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब चीनी बनाइए, सॉरी दूसरा लीजिए जल, तो जल में क्या क्या मिलाते हैं आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलाते हैं। लेकिन एक चीज और है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो H भी है, उसमें भी O है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई बच्चा आया है, कह रहा है कि बोरे H और O मिला हुआ है और HO मिला हुआ है, तो अब ये कह सकता है कि सर ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये कह रहा है कि ये जल है, उल्टा हो गया, तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि अनुसूत्र आप अगर लिख रहे हैं तो जल बनाने में कितना हाइड्रोजन दिए हैं, ऑक्सीजन कितना दिए हैं, वो लिखिए बगल में, कितनी मात्रा आपने दिया है उस अंकित में लिखिए, ना लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। हाइड्रोजन कितना दिए हैं आप, ऑक्सीजन कितना दिए हैं आप, अगर हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु देंगे तो बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 देंगे तो बनेगा जल। समझ में आई बात है। अगर नहीं बैठाएंगे, अगर ये मात्रा अगर नहीं बैठाएंगे तब तो गड़बड़ ना हो जाएगी। कहेगा सर और कोई उदाहरण, चलिए एक और उदाहरण ले लो। जैसे मान लीजिए सी है कार्बन, ओ है, सी है, ओ है ना। अब कार्बन के एक अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बना। लेकिन अगर इसी को 2 कर देंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बन जाएगा। लेकिन यहां पर अगर 3 मिला देंगे तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप ये 2 नहीं देते, ये 3 नहीं देते, तो देखने वाला क्या कहता कि कार्बन ऑक्सीजन मिला है। अब कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन कौन मोनोऑक्साइड है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कहता है कि अणु में उपस्थित अवयवी तत्व में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या उसके संकेत के नीचे लिखिए। यानी सी एगो है, ऑक्सीजन का एगो है भाई, 2 गो है, सी एगो है, ऑक्सीजन का एगो है भाई, 3 गो। ये लिखना नीचे जरूरी है। तो अनुसूत्र लिखने के 2 तरीके समझ गए ना। पहला क्या करेंगे कि उसमें कौन कौन से अवयवी भाग ले रहे हैं उसका पहले अलग अलग हम लिख लेंगे, उनमें से ज्यादा क्रियाशील होगा उसको पहले लिखेंगे, जो कम क्रियाशील होगी बाद में लिखेंगे। क्लियर है। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि यौगिक आप लिख रहे हैं तो यौगिक लिखते समय सबसे पहले उसमें कौन कौन से भाग ले रहे हैं वो तो आप लिखवे करिए, कितनी मात्रा में भाग ले रहा है, 1 गो भाग ले रहा है कि 2 गो भाग ले रहा है कि 4 गो है कि 25 गो है, और आप बगल में नीचा में लिख दीजिए, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कितनी मात्रा में वो भाग ले रहा है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। अब तीसरा नियम, किसी मिश्रण में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अणु के सूत्र के पहले अंक 2 या 3 इत्यादि देकर व्यक्त किया जाता है। मतलब नहीं समझे। चलिए जैसे देखिए, अब बनाए तो ठीक है, जल बन गया वो भी ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया वो भी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया वो भी ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, चीनी बन गया, कुछ बन गया, लेकिन उसकी मात्रा कितनी बनी है ये भी तो होना चाहिए। कि आप दिए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिए हैं, कितना बना, तो उसके लिए पहले आप 2 लिखते हैं, तो 2H2O का भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा हुआ। अरे H2O का मतलब तो जल ले हुआ, लेकिन ये 2 काहे लिखते हैं, इसका मतलब जल के कितने अणु भाई, 2। जैसे आप पढ़े होंगे 3CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 3। वही कह रहा है कि मिश्रण में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए उसके पहले हम लोग 1 2 3 4 5, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं हो रहेगा, एक तो होइएगा। अरे ऐसे लिख देंगे H2O, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखल है 1 लिखल है, हम लोग गणित में पढ़े हैं। लेकिन 2 गो रहेगा तो 2 देना होगा, 3 गो रहेगा तो 3 देना होगा, 4 गो रहेगा तो 4। आप समझ में आ रही बात ना कि हम लोग क्यों लिखते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अनुसूत्र लिखने के 3 तरीके, क्या 3 नियम, तरीके नहीं 3 नियम। तो तीनों नियम क्लियर हो गया। तो पहला हम लोग पढ़े कि पहले उसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसको पहले लिखेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन भाग ले रहा है, कितनी मात्रा में भाग ले रहा है उसका नीचे में दर्शा देंगे, कितने अणु बने उसके बगल में दर्शा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बोलता है। चलिए अब आगे चलेंगे। छोटा लगेगा तो बोलबे करेगा कि चलिए संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना।
देखिए बाजी, अब अभी तो हम लोग सूत्र लिख रहे थे, सूत्रे लिख रहे थे। तो सूत्र हम लोग पढ़े, सूत्र, सूत्र के बाद एगो सरल सूत्र और एगो अनुसूत्र पढ़े। अनुसूत्र लिखने के तरीके पढ़े। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने पर, नटंकी मत करा करिए। चलिए बाजी, तो हम लोग अब संयोजकता के आधार पर देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। देखिए कोई भी यौगिक को सूत्र लिखना होगा ना, कोई भी यौगिक है, जैसे चीनी है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, माने कोई भी, मान लीजिए नमके है, तो उसका अनुसूत्र लिखने के लिए कैसे हम लोग अपनाते हैं। तो कुछ नहीं, देखो सबसे पहले समझो कि मान लो जैसे हमारा जल बन रहा है, जल, तो इसमें क्या आप दिए है, एगो हाइड्रोजन दिए है, तो संकेत में लिख देते हैं एच, एगो ऑक्सीजन दिए है, नहीं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या मतलब संयोजकता है मान लीजिए एक, ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी, दो। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, दो। कहेगा सर कैसे, तो इसको ऐसे विस्तार से हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये पहली सेल में अपना 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, दूसरी सेल में उसको 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो 2 लेगा तभी अब क्रिया करेगा, तो इसका मतलब है कि इसकी संयोजकता कितनी है भाई, 2 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, तो ये एक किसी को देगा या एक किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता एक ही होती है। जैसे चलो नाइट्रोजन N, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 7 होती है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाइएगा तो पहली कक्षा में जाएगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में जाएगा कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 5 किसी को देगा नहीं, ये 3 किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी, 3। ये 5 किसी को देगा नहीं, 3 किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी, 3। अब समझ में आई बात है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है ना। अब अगर हम इसका अनुसूत्र लिखेंगे किसका, जल का, तो हम आरे तिरछे गुना करेंगे, एकरा से एकरा गुना, एकरा से एकरा गुना। समझ में आई बात है। तो लिखेंगे H2O, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, जैसे देखिए अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें एगो कार्बन रहता है, एगो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या होती है 4, माने परमाणु संख्या तो ऐसे होती है उसकी 6 कार्बन की, तो पहली सेल में 2 और दूसरी में जाएगी 4, तो ये 4 किसी से लेगा या 4 किसी को देगा। ऑक्सीजन का पढ़े थे अभी 8, तो पहली सेल में 2 और दूसरी में 6, तो 6 किसी को देगा नहीं, 2 किसी से लेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करना होता है, 8 पूरा करना होता है। तो 8 पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 4, इसको कितना चाहिए, 2। तो अब गौर करिए कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन जब हम इसका सूत्र लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऐसे गुना करेंगे CO4, ऐसे लिखेंगे उल्टा, ऐसे तिरछा करके, एकड़ वाला एकड़ा देंगे, एकड़ वाला एकड़ा देंगे, बदला बदली कर देते हैं। तो कहिएगा सर, तो सर एक बात बताए नहीं, आप तो कार्बन का पढ़े थे, CO2 पढ़े हैं, तो ना कर दोगे, दुक्कम दू आ दुक्कम दुनी 4, दुक्कम दू आ दुक्कम दुनी, ये पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग ओ दुक्का दू होता है, हमारा हो जाए दुक्कम दू आ दुक्कम दुनी 4, तो कटने के बाद क्या मिला, CO नहीं मिला, क्या हो। तो ये हम लोग अनुसूत्र इस तरह से लिखते हैं कि किसके आधार पर, तो संयोजकता के आधार पर। ये तो क्लियर हो गई कि कैसे लिखेंगे, तो आरे तिरछे करके, तो ये समझ में आ गया आप सबको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक आप 2 चीज पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे सूत्र, सूत्र में पढ़े अनुसूत्र, सरल सूत्र, सूत्र लिखने के तरीके, और पढ़े संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखने के तरीके। अब आगे हमारा है द्विअंगी यौगिक के सूत्र। द्विअंगी यौगिक के सूत्र क्या भाई, तो 2 विभिन्न तत्व के संयोग से बने यौगिक द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं, और इसको कहते हैं जैसे HCl और CO2। देखिए क्या कह रहा है, 2 विभिन्न तत्व के संयोग से बने यौगिक, माने 2 अलग अलग प्रकार के तत्व मिल जाए और दोनों आपस में क्रिया करे, एगो यौगिक बना दे, तो उसको कहेंगे द्विअंगिक यौगिक। नहीं नाम से पता चल रहा है, दुई माने 2, अंगी माने 2 प्रकार के अंग। जैसे देखिए अभी देखिए H2O में क्या है भाई, द्विअंगी है। चीनी C12H22 O11, ये द्विअंगी है,
नहीं, तो तीन अंगी हो गया। नहीं हो गया तीन अंगी। अब चलिए CaCO3 इनमें क्या एगो है, तो एगो कैल्शियम है, एगो कार्बन है, एगो ऑक्सीजन, तो क्या अंगी हो गया, तीन अंगी हो गया। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कितना है, द्विअंगी है। Mg मैंने मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीजन, तो क्या हो गया भाई, समझ में आई बातें। तो दो 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 गो अलग अलग तत्व है या दो अलग अलग परमाणु आपस में अभिक्रिया करे आ एक यौगिक बना दे तो उसको कहेंगे द्विअंगी यौगिक। ये क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग मूलक। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मूलक क्या है समझिएगा। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसका एक संयोजकता होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए और परिवर्तित जाता है तो मूलक कहलाता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH है, तो सोडियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों उपस्थित रहता है तो ये क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा। नहीं समझे, इसको समझाना पड़ेगा अपनी भाषा में। देखिए जैसे कोई यौगिक बनाइएगा, तो यौगिक बनाते हैं ना तो एक नियम होता है वहां पर। क्या नियम होता है कि उसमें एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक जुड़ेगा तब होगा, दोनों धनात्मक धनात्मक नहीं है। देखिए जैसे बिजली का तार है कि नहीं है, तो उसमें अगर मान लीजिए दोनों एक ग्रुप वाला को जोड़ दीजिएगा तो स्पार्किंग कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग को जोड़ने का काम करते हैं। तो वहां पर यहाँ पर यही चीज है। देखिए समझिए, एक चीज समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम Na जो है वो धनायन है, आ OH क्या है, ऋणायन है। OH क्या है, ऋणायन है। ये दोनों अब क्रिया करेगा तो वहां पर अपना गुण बनाए रखेगा। देखिए पढ़िएगा, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह किसी एक संयोजकता होती है, माने उसकी संयोजकता कितनी होती है, एक जैसी होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखता है। माने अभिक्रिया कर तो लेता है लेकिन अस्तित्व कायम रखता है कि हम खत्म नहीं हुए हैं अभी तक, और परिवर्तित रह जाता है, मूलक कहलाता है। मतलब वह बदलने वाला नहीं होता है। जैसे देखिए Na सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या होती है 11, तो ये कहता है कि हमारे घर में 2 है, 8 है, 1 है। क्या कह रहा है कि हमारे घर में 2 8 1 है। और यहाँ एक क्लोरीन है, इसकी परमाणु संख्या होती है 17, तो ये कहता है कि हमारे घर में 2 हैं, 8 हैं और 7 हैं, है ना। तो ये दोनों अपना बउआ रहा था, तो ये सोडियम कहता है कि रे भाई तोरा एगो जरूरत है तो तू एगो ले ले, हमारा तो एगो ज्यादा है, तो तोरा हम अगर दे देंगे तो दे देंगे, तो ठीक है दे दिया। तो ये एक ले भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, यानी इसमें 10 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होगी। इलेक्ट्रॉन तो ये दे दिया तो प्रोटॉन ही बढ़ गया, तो इसको धनायन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस लिया है ये, तो ये पर माइनस क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। नहीं जी, मतलब हमारे पास देखिए 1 रुपया ज्यादा था तो हम आपको 1 रुपया दे दिए, ठीक है, आपको नंबर ही पूरा गया है, लेकिन कर्जा वाला नंबर ही ना पूरा है आपको, 1 रुपया कर्जा लेके ना पूरा है, तो वही माइनस। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा कौन चीज, NaCl नमक। तो यहाँ पर अपन गुण बनेले रहेगा, अपन गुण बनेले रहेगा। ये जो देख रहे हैं ना यही मूलक है, ये देख रहे हैं वो क्या है, मूलक। वो कह रहा है कि हमारा गुण बनल रहेगा, वही मूलक है ना। अभी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एगो धन और एगो ऋण, धनायन और ऋणायन। तब मूलक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 गो तत्व भाग लेता है ना जी। जैसे देखिए एगो कार्बन भाग लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बनाया कौन चीज, CO2। तो अब हम इसको नहीं लिखे, ऐसे नहीं लिखेंगे कार्बन, कार्बन नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन भाग लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको सूत्र या संकेत में लिख देंगे। तो पढ़ने वाला बुझ जाएगा, हाँ क्या लिखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन विक्रिया करके क्या बना रहा है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, नहीं हो गया। जैसे देखिए लिख दिए कि H2O को गर्म कर दिए हैं, गर्म कर दिए हैं, तो H अलग हो गया, O अलग हो गया। ये देखने के बाद पता चल गया कि जल को गर्म कर दिया किसी ने, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन। तो ये देखने के बाद पता चल रहा है ना, तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखते हैं तो वह कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण। इसके दो पार्ट है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग, गेट लगाओ उसको, ध्यान देंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक। कोई पूछे अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। जैसे देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो ये क्या हुआ हमारा अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो क्या हुआ अभिकारक। ठीक है। अब दूसरा प्रतिफल यानी उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बना उसको क्या बोलेंगे उत्पाद। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हमारा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे अभी देखिए, अभी हमने दिया CO2 तीर CO2। अब देखिए, इसको देखने से आपको क्या क्या जानकारी मिली। तब पहली जानकारी मिली कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। क्या जानकारी मिली? रासायनिक समीकरण देखने से क्या मिलेगा हमें जानकारी, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। दूसरा, कौन कौन पदार्थ बन रहे हैं, यह अभिक्रिया किस तरह की है, संयोजन है वियोजन है, इस सब की जानकारी हमको मिल जाती है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भैया रासायनिक समीकरण अगर हम आपको दे दें तो बता सकते हैं कि इससे क्या जानकारी मिलेगी, तो हाँ बता सकते हैं। कैसे? देखो, H2 + O H2O, इसे बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कौन कौन से भाग ले रहे हैं, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहा है। अच्छा बताओ तो कि इसमें बन क्या रहा है, तो हम बता देंगे जल बन रहा है भाई, तो उत्पाद बन रहा है। कौन कौन से भाग लिया ये भी जान गए, क्या बन रहा है ये भी जान गए, ये कौन तरह की अभिक्रिया है ये भी बता सकते हैं। इस तरह से हमें रासायनिक समीकरण से कुछ जानकारी मिल जाती है। तो अभी आप पढ़ रहे थे, पहला पढ़े कि सूत्र किसे कहते हैं। सूत्र लिखने के तरीके देखे हमने कि एक अनुसूत्र एक सरल सूत्र। फिर सूत्र के लिखने की विधि देखा हमने, एक संयोजकता के आधार पर हमने सूत्र देखा, फिर हमने मूलक देखा, और फिर हमने देखा रासायनिक समीकरण। किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।